छोटी, बौनी, 4 फुटिया, तेरी हाइट तो हमारे हाथ के साइज़ के बराबर है। ये कैसे सवाल हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको समाज द्वारा आपके सामने खड़ी इस 4 फुट 8 इंच हाइट की लड़की को समाज द्वारा अलंकृत किया गया। शादी हुई, फिर से वही बातें। 4 फुट 8 इंच की हाइट है, माता-पिता पर भारी पड़ रही होगी, इसलिए लड़की को भेज दिया और यहाँ भी फ़ेल हो गई। मैं बहुत निराश हुई, हताश हुई, आँखें भी डबडबाईं, आँसू टपके जो धरती तक पहुँचे और मन में एक आवाज़ आई कि अब उस धरती से ही उस आसमान का सफ़र तय करना है। नमस्कार, मेरा नाम है कृति शर्मा। ईश्वर की ये अनुपम कृति, कृति का अर्थ होता है सृजन, कला, जिसको परमात्मा ने अनेक टैलेंट से नवाजा है। उत्तर प्रदेश की यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, आप सभी के समक्ष जोश टॉक्स के इस मंच पर आज खड़ी है। तो शुरू करते हैं। मेरा जन्म वृंदावन के एक छोटे से मध्यम परिवार में हुआ। एक छोटी-सी लड़की जो शायद बहुत साल बाद अपने घर में जिसका जन्म हुआ। अक्सर ऐसा होता है, आपने सुना होगा, लड़की के जन्म के बाद समाज कहता है, लड़की का जन्म हुआ है, लड़के का जन्म होता तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ बहुत उल्टा था। मेरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उनको ये खुशी थी कि इतने साल बाद हमारे यहाँ एक छोटी-सी लड़की का जन्म हुआ है, जो छोटी-सी है, एक लंबी-सी जीभ निकालती है। उस समय डॉक्टर्स द्वारा कहा गया कि ये बचेगी कि नहीं। लेकिन मेरे परिवार, मेरे माता-पिता, मेरे बाबा का ये दृढ़ संकल्प था कि ये लड़की जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बनी है और एक बड़ा बच्चा है, तो उसको सवाल को चीरते हुए मेरा जन्म हुआ और धीरे-धीरे बड़ी हुई। उसके बाद अब समय आया कि माता-पिता ने सोचा कि एक अच्छे विद्यालय में इसका एडमिशन करा देना चाहिए। क्योंकि उनका एक दृढ़ संकल्प था कि बेटी आई है, तो एक अच्छे स्कूल में एक बेटी को वृंदावन के सबसे अच्छे स्कूल में हम पढ़ाएँगे। स्कूल जाने की अगर मैं बात करूँ स्कूल के समय बहुत बार दोस्तों ने, समाज ने कहा, "बहुत छोटी-सी है, गट्टी है, नाटी है और रस्सी कूद लिया कर, आगे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। कैसे इसको तू करेगी क्योंकि आगे जीवन में बहुत आगे जाना है।" सबके साथ-साथ लगातार अपने पढ़ाई की तरफ मैंने कंसंट्रेट किया क्योंकि माता-पिता ने एक चीज़ कही कि बच्चे तुझे इन सभी आवाज़ों को अपने आत्मिक बल से हराना है और जीवन में आत्मिक बल से बड़ा कोई और बल नहीं होता है शायद। तो ये यात्रा 10वीं 12वीं और आगे बढ़ी। 12th के बाद कक्षा खत्म होने के बाद अब समय था कॉलेज में जाने का और कॉलेज में शायद उन्हीं लाइनों को सुनने का जिसकी मैं आदी थी, पर अब उसकी आदत हो गई थी और उस आत्मबल से उस संकल्प को अपने साथ लिए आगे बढ़ने का जो जुनून था, जो शायद मुझे अपने माता-पिता और परिवार से मिला था, उसको एक नवीन दिशा देने का क्रम अब आ गया था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अब ये सवाल मन में था कि अब क्या करना है? और मैं आईएएस, आईपीएस का इंटरव्यू जो है टीवी में देखा करती थी, तो उन्हें देखकर मन में एक इच्छा, जिजीविषा उठती थी कि शायद सामाजिक ऑफ़िसर का बनने का ये रास्ता वो रास्ता है, जिनसे मैं इन सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो प्रशासनिक सेवा है, उसकी तैयारी करना प्रारंभ किया। निरंतर, लगातार मैंने वो तैयारी की। तैयारी करते-करते जब मैंने अटेम्प्ट्स दिए उस सिविल सर्विस के, तो वो सिविल सर्विस के अटेम्प्ट भी प्रारंभिक रूप से असफल रहे। देखकर लगातार अटेम्प्ट्स में फ़ेल होते हुए मुझे निराशा हुई। कभी-कभी आँखों से आँसू भी आए कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन दूसरे ही पल मन में एक जवाब आया कि शायद परमात्मा ने तुझे किसी और
चीज़ के लिए चुना है और उसका ये रास्ता है। तो इसी को देखते हुए मुझे लगा कि जो ज्ञान मैंने संचित किया है इतने टाइम में और वृंदावन, मथुरा जैसी जगह जहाँ पर जो रिसोर्सेज़ हैं सिविल सर्विसेज़ के या वो मेंटर्स जो गाँव में पढ़ने वाली बच्चियों को ये बता पाएँ कि वो उस रास्ते तक कैसे पहुँच सकती हैं। क्योंकि ना तो उनके पास रिसोर्सेज़ हैं और एक मेंटरशिप के रूप में, तो मुझे लगा कि अब एक टीचिंग ही वो रास्ता है, जिसके थ्रू मैं उन सभी के साथ मिलकर जो उनका सपना है, उसको एक नई दिशा दे सकती हूँ। तो मैंने इस तैयारी के साथ-साथ ही बीएड किया और बीएड करने के बाद जैसा कि होता है कि अलग-अलग जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे मैंने रिज़्यूम अपना डाला और फिर अचानक एक दिन एक स्कूल से मुझे कॉल आता है और यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। तो स्कूल में कॉल आने के बाद जब मैं स्कूल में क्लास सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मैं जब स्कूल के पहले दिन उस कक्षा के गेट पे मैंने दस्तक दी, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटी-सी लड़की जिसकी हाइट संभव 4 फुट 8 इंच है, वो कैसी दिखती होगी और एक अध्यापक के रूप में जब मैं क्लास के अंदर घुसी, तो क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों ने बहुत ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगाए और कहा, "ये कौन आ गया है?" पूछा कि आने का उद्देश्य क्या है? ये क्लास में क्यों आई हैं? मैंने कहा, "क्लास में मैं पढ़ाने आई हूँ।" उन्होंने ज़ोर से ठहाके लगा के फिर कहा, "ये पढ़ाएँगी हमें? हाइट देखिए अपनी कितनी है और ज़रा ब्लैक बोर्ड पे डेट डाल के तो दिखाइए। डेट डेट डालिए, डेट कैसे डालते हैं?" तो संभवतः डेट डायरेक्ट खड़े होके मुझसे मैं नहीं डाल सकती थी। डेट तो डाली नहीं जाती है ब्लैक बोर्ड पे, आई हैं हमें पढ़ाने क्लास को, देखो। उस दिन लगा कि संभवतः ये भी एक चुनौती है क्योंकि चुनौतियों का अंबार तो लगातार चलता रहा। बट मुझे लगा कि नहीं हार तो नहीं माननी है। जब एक बार श्री कृष्ण की तरह युद्ध क्षेत्र में पहुँच गए हैं, तो हार मानना तो संभव नहीं है। उसके पश्चात जब निराश हुई, हताश हुई, आँखों से आँसू टपके और आँखें भी डबडबाईं, तो जो स्कूल के निर्देशक सर थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। क्योंकि जो बच्चों को मैंने प्रेज़ेंट किया था, वो बच्चों को अच्छा लगा, लेकिन वहाँ भी मेरी हाइट, मेरा जो नाप था, वो संभवतः एक चुनौती था। तो सर ने कहा कि निराश मत हो, दिखने में जो छोटे लगें, बिहारी का शेर है ये, घाव करें गंभीर। तो आप देखने में छोटी हो, बट मुझे भविष्य की अनंत संभावनाएँ आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो उन संभावनाओं को आप पहचानो और अपने अंदर के उस जुनून को निकाल कर जीवन में परमात्मा ने आपको कुछ नवीन करने के लिए चुना है। क्योंकि कहा जाता है ना, पसीने की इबारत से जो लिखते हैं अपने इरादों को, तो उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो अब सर ने कहा कि उठो और अपनी पसीने की स्याही से वो इबारत लिखो। तुम्हें अपने जीवन को एक कोरा कागज़ बनाकर नहीं छोड़ना है और जीवन में कुछ ऐसी इबारतें लिखनी हैं, जो भविष्य में आने वाली तुम्हारी जैसी लड़कियों को एक नवीन सोपान दे पाएँ। बस सर के वो शब्द आँखों में लिए, वो संकल्प, वो जुनून अपने अंदर लिए। क्लास के पहले दिन के उस अनुभव के साथ मैं लग पड़ी अपने उस संकल्प में। संकल्प को पूर्ण करते-करते मैंने कोशिश की कि जिन सब्जेक्ट्स को एक पुराने ढंग से पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ नवीनता, कुछ रोचकता लाई जाए। क्योंकि एनईपी तो अभी आई है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। लेकिन एजुकेशन का सच्चा मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ जो आजकल की स्किल्स उनके अंदर रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में हों, उनमें वो डेवलप करना, जिसमें वो स्वयं जुझारू बन पाएँ। तो एक इंग्लिश टीचर के रूप में मैंने वहाँ अपनी कक्षाएँ स्टार्ट की और बच्चों के बीच में उनकी एक प्यारी दीदी बन गई। मेरा नाम था कृति दीदी, क्योंकि दीदी जैसी दिखती थी और उनके सारी जो उनकी परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स थे, तो धीरे-धीरे मेहनत करके सब्जेक्ट में ऐसा हो गया कि वो मेरे पास आते थे कि हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको हमें दूसरे ढंग से पढ़ाइए। और ये यात्रा चलती रही। फिर अब समय आ गया था कि जैसा कि आप जानते हैं,
लड़की हूँ, बेशक हाइट छोटी है, बट समाज के कुछ नियम होते हैं और अब माता-पिता के मन में एक सवाल था और एक ज़िम्मेदारी भी थी कि बेटी की शादी करनी है। हर माता-पिता का स्वप्न होता है कि जिन आकांक्षाओं से, जिन सपनों से, जिन उम्मीदों से उन्होंने अपनी बेटी को पिरोया है और उन भावनाओं को, उन संकल्पों को एक नए आशियाने में जाकर वो उन संकल्पों को पूरा कर पाएँ और एक शादी सचमुच एक वो माध्यम होता है, एक स्टेप होता है, जहाँ आप एक नवीन अपने जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। तो अब ये था कि माता-पिता ने निरंतर सर्च ढूँढा कि कुछ रिश्तों को बहुत सारे रिश्ते भी आए और किसी को हाइट 4 फुट 8 इंच दिखी, तो किसी को लगा कि चौड़ी खोपड़ी है, हाइट तो बहुत छोटी है। हाइट छोटी है बट दिमाग ज़्यादा दे दिया है भगवान ने, चौड़ी खोपड़ी बना दी है। इन किसी ने कहा कि इंची टेप लाओ, ऊपर से नीचे नापो कि 4 फुट हाइट है भी या नहीं, पूरी तरह से। इसी क्रम में एक रिश्ता आया और संभवतः ईश्वर को वो मंज़ूर था और मुझे स्वीकार कर लिया गया, मेरी 4 फुट हाइट 8 इंच हाइट के साथ। तब लगा कि शायद जीवन के जो सपनों भरे अंकुर हैं, उनको एक नया मुकाम मिलेगा और इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ मेरा विवाह हो गया। तो ससुराल के पहले दिन अपने दूसरे आशियाने में मैं पहुँची और तब जॉब भी मैंने छोड़ दिया था। पहले दिन से जहाँ एक लड़की का सपना होता है अपने लिए कुछ एक नया मुकाम तय करने का, लेकिन बहुत सारी बातें इन आँखों, नेत्रों और कानों के उन पर्दों तक पहुँची। फिर से वही बातें, 4 फुट 8 इंच की हाइट है, माता-पिता पर भारी पड़ रही होगी, इसलिए लड़की को भेज दिया। छोटी हाइट है, लेकिन खोपड़ी बहुत चौड़ी दी है। उस चौड़ी खोपड़ी का उपयोग करना भी ज़रूरी है और निरंतर ये क्रम निरंतर लगातार जारी रहा। फिर एक दिन मन के अंदर से एक आवाज़ आई कि अब बहुत हुआ, अब मुझे जीवन में कुछ करना है। उन मेरी जैसी लड़कियों के लिए जो मेरी जैसी 4 फुट 8 इंच हाइट के साथ एक चुईया जैसी पर्सनैलिटी, लेकिन उनके अंदर करने के लिए एक जिजीविषा, एक इच्छा, एक जुनून और एक संकल्प उनके अंदर विद्यमान है और तभी माता-पिता का मेरे पास मैसेज आया और मैं आ गई उस दिन अपने उसी आशियाने में वापस, उसी घोंसले में वापस, जहाँ से ये चिड़िया एक दूसरी उड़ान के लिए दूसरी मंजिल पर गई थी। जब उस आशियाने में वापस आई, तो उस दिन मन बहुत निराश था, हताश था, बहुत बार आँखें डबडबाईं, आँसू जो थे वो नीचे टपके और उन आँसुओं के साथ एक हाथ मुझे मेरे सिर पर रखा हुआ मिला, जिस हाथ ने मुझे ये कहा कि जीवन में इस परमात्मा ने तुझे छोटी हाइट ज़रूर दी है, पर जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है, क्योंकि जो छोटे हाइट वाले होते हैं, उनके अंदर परमात्मा एक जुनून, एक जिजीविषा, एक वो संकल्प भरता है, जो शायद एक आम इंसान के पास नहीं होता और तुझे जीवन में उस उद्देश्य, उस बड़े उद्देश्य को पहचानना है, जिसके लिए परमात्मा ने तेरा सृजन किया है। और तभी बहुत सारी वो आवाज़ें सुनी कि अब लड़की वापस आ गई है, हो सकता है शायद इसमें ही कोई कमी रही होगी, तभी तो छोटी हाइट है और यहाँ भी फ़ेल हो गई। मैं बहुत निराश हुई, हताश हुई, आँखें भी डबडबाईं, आँसू टपके जो धरती तक पहुँचे और मन में एक आवाज़ आई कि अब उस धरती से ही उस आसमान का सफ़र तय करना है। परमात्मा ने तुझे तेरे संकल्प एक बड़े संकल्प के लिए चुना है और उस आवाज़ को अपने अंदर जो तेरे अंदर गूँज रही है, हताशा और निराशा से भरी, जीवन का एक नया सोपान उसे देना है और कुछ करके दिखाना है। माता-पिता की भी वो आवाज़ बननी है, जिसमें ऐसी हज़ारों लड़कियाँ मेरे जैसी, जो जीवन में गट्टी हैं, नाटी हैं, छोटी हैं, लेकिन उनके अंदर वो जुनून भरा हुआ है, उसको एक नवीन दिशा प्रदान करनी है। तो मैंने सोचा कि शिक्षा की ज्योति वो माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं उन लाखों दिलों में वो अलग जगा सकती हूँ। मेरी जैसी हज़ारों लड़कियाँ, जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जिनके पास शायद रिसोर्सेज़ का अभाव है या उस ज्ञान का
या उन मेंटर्स का जो शायद उनको अपनी उस मंजिल तक पहुँचा सकें। तभी इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए और उन्हीं में से एक स्कूल था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं पहुँची एज़ एन एकेडमिक हेड। मुझे याद है उस दिन का वो अनाउंसमेंट एनुअल मीटिंग का, जिस दिन ये कहा गया कि मैं एकेडमिक हेड के रूप में उस उस प्रशासन को देखूँगी। मेरे लिए दोबारा वो एक चुनौती थी क्योंकि मेरे सामने थे मेरे गुरुजन, बड़े सीनियर्स, उनके साथ उस स्किल्स को साथ लेते हुए, उनके एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर, मिलाकर उनके साथ चलना सचमुच एक चुनौती थी। बच्चों के साथ उन्हीं के बीच में रहकर बहुत सारी स्किल्स को मैंने उनके डेवलप किया। हर बच्चा यूनिक है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, डांस हो, ड्रामा हो, अपने सह-शिक्षकों और जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ मिलकर जो अलग-अलग लीडरशिप प्रोग्राम्स थे, उनको डेवलप किया और इसको देखते हुए लगातार जब ये प्रयास हुए, तो जो भी मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने मुझे वहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया, जो संभवतः मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था, लेकिन शायद ये परमात्मा का की एक नई दिशा थी, क्योंकि उस समय जो मैम थीं, उनको वहाँ से रिटायर होना था और सभी को ये लगा कि उन क्षेत्रों में मेरा जो अब तक का अनुभव है, वो इन बालकों के भविष्य को एक नए सोपान तक पहुँचा सकता है। तो मुझे वहाँ अ, एक यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो अब एक मैं यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में वहाँ पहुँच चुकी थी और ये मेरे लिए अत्यंत एक सुखद अनुभव था, क्योंकि मुझे शायद वो दिशा मिल गई थी, जिससे मैं बहुत सारे अपने जैसे अनगिनत विद्यार्थियों को उनके साथ मिलकर जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर पाऊँ और इसमें मेरे जो गुरुजन रहे, मेरे माता-पिता रहे, उनका सपोर्ट सचमुच एक पिलर्स के रूप में था। क्योंकि किसी भी स्तंभ को बनने में एक स्ट्रॉन्ग ज़मीन की आवश्यकता होती है नरिशमेंट के लिए, तो उसमें मेरे माता-पिता रहे, मेरे गुरुजन रहे, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और उसी मोटिवेशन के फलस्वरूप मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अवार्ड से सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें कुछ निम्न हैं। 2022 का माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटर एजुकेटर अवार्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया। वंडर वुमन अवार्ड, इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब 200 डेलीगेट्स को सेलेक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि उसमें वृंदावन से मेरा सिलेक्शन हुआ एज़ अ स्पीकर। इसके अलावा जब जल संरक्षण क्षेत्र में हमारे विद्यालय में निर्देशक सर के गाइडेंस में लगा कि कुछ जल के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि पानी की वहाँ कमी रहती थी। तो उसी क्रम में जब एक हाथ से बहुत सारे हाथ जुड़े और वो संकल्प जुड़े उन बच्चों और शिक्षकों के रूप में, तो विद्यालय को इंटरनेशनल जल प्रहरी सम्मान 2023 से नवाज़ा गया। इसके अलावा जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा भी एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में मुझे सम्मानित किया गया और जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में सम्मानित किया गया और मुझे सुनने वाले जितनी भी यहाँ ऑडियंस हैं, मैं एक लाइन कहना चाहूँगी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, हार कर भी जो कभी हारा नहीं, सफलता उसके हृदय का गीत है। तो आप सभी व्यूअर्स उस सफलता के गीत को गाने के लिए बने हैं। रूमी ने सही ही कहा है कि आप पंखों के साथ पैदा हुए थे, आप रेंगने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए उठिए और अपने पंखों का उपयोग करना सीखिए। उनका उपयोग कर जीवन में एक नई उड़ान भरिए। जैसा कि मैंने कहा और जो स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन मैंने मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी जो हैं, उनकी टॉक को जब सुना, तो उसमें मैंने जो स्टॉक के फाउंडर्स जो सुप्रिया जी हैं, उनको वहाँ देखा और एक तारतम्य बिठाने की बात होती है। जब मैंने उनको सुना ये कहते हुए कि उन्होंने जोश स्टॉक्स की स्थापना क्यों की, कब की और कैसे की, तो उसके पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिसमें उनका ये मैसेज था सभी व्यूअर्स के लिए कि आपकी हाइट, आपकी आपकी साइज़ ये डिटरमाइन नहीं कर सकती है कि आप जीवन में किस सोपान तक पहुँचेंगे। जो जोश स्टॉक्स की फाउंडर हैं सुप्रिया जी, मैंने उनको देखा है, वो भी उनकी भी हाइट शॉर्ट हाइटेड थी, बट उस एक छोटी-सी विज़न से वो एक
संकल्पना तक पहुँची, जिसने जोश टॉक्स को जन्म दिया और उस जोश टॉक्स की गोद में हज़ारों हम जैसे स्पीकर्स को वो प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को ये 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूँगी और जोश टॉक्स को भी। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। इस तरह से ही आपकी जो एक सतत प्रयास हैं, इस पूरी दुनिया को बदलने के। विवेकानंद ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप इस ज़माने को, इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद बदलिए और बदलाव लाइए। तो सुप्रिया जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पहले उन्होंने एक जोश टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उस बदलाव को दुनिया के सामने एक वटवृक्ष के रूप में परिकल्पित किया और उन्होंने उसका यहाँ वो किया, जिसके आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ एक वक्ता के रूप में यहाँ पर। जैसा कहा गया है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या पूरा आसमान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या पूरा आसमान देखता है। तो आइए, जो हमारे अंदर की उड़ान है, उसको एक चिड़िया की भांति अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हुए उन हज़ारों लोगों की आवाज़ बने, जो छिपकर या उन आवाज़ को दबने की वजह से अंदर बैठे हुए हैं, और बुद्ध की तरह आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने और इस पूरे समाज, संसार को जागृत करने का जो बीड़ा सुप्रिया जी ने उठाया है, उसमें अपनी एक मिसाल समाहित कर दुनिया को एक नवीन दिशा प्रदान करें, ऐसी मेरी परिकल्पना है। धन्यवाद।